कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, बिल्कुल सबसे पहली बात। और अब कई लोग कहते हैं कि ये अपना काम नहीं है, राजनीति हमारा काम नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत स्पष्ट और छोटे शब्दों में चीज बताता हूँ कि अगर आप स्वयं राजनीति नहीं करोगे तो आपके साथ राजनीति हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी को माँ कहते हैं और एक खाके वतन तेरे तयम्मुम की कसम बता दे जो ये सजदों के निशा कहते हैं। आपने खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आप मियाँ कहते हैं, भाई नहीं कहते। आज की जो हमारी चर्चा है आविश नगोरे जी के साथ, एक जमीन से जुड़े हुए नेता जिन्होंने आसपास के बैकग्राउंड, जिनका पॉलिटिक्स से इतना खास जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी संघर्ष करके अपनी टीम बना करके और आगे अपने समाज को तरक्की कराने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये बेड़ा उठाया और आज हम उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। कहाँ से ये विचार आपके दिमाग में सबसे पहले आया? देखिए, आज के दौर में जो है, मैं जिस समाज में रहता हूँ, जिस कम्युनिटी में रहता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ के हालात बहुत खराब है। समझ रहे हैं? मतलब और भी हमारे माशरे से कई नेता आते हैं। जैसे आप विश्वास मानिए कि जो नेता बन के आते हैं ना, उनके स्वयं के घरों के बाहर की नालियां और सड़कें टूटी हुई पड़ी। सही। मुझे हकीकत बात ये है कि मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे मेरी कौम की खिदमत करने के लिए, जिस माशरे में मैं रहता हूँ वहाँ की खिदमत करने के लिए, उन लोगों का काम करने के लिए मैं इस फील्ड में आया। इस फील्ड में यानी कुछ बदलाव करना, यानी देखिए हमारे समाज के अंदर में ऐसे बहुत से लोग हैं ना जिनके आसपास कचरा देखने को तो मिल जाता है, लेकिन साफ करने के लिए अगर उनसे कहा जाए तो वो कहेंगे कि ये शायद हमारा काम नहीं है, या वो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि इसका क्या आगे हो सकता है। तो ये जज्बा आना बहुत बड़ी बात है। जी, देखिए, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, बिल्कुल सबसे पहली बात। और अब कई लोग कहते हैं कि ये अपना काम नहीं है, राजनीति हमारा काम नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत स्पष्ट और छोटे शब्दों में चीज बताता हूँ कि अगर आप स्वयं राजनीति नहीं करोगे तो आपके साथ राजनीति हो राजनीति हो जाएगी। जाएगी। सही बात है। यानी अगर आप सिस्टम का अगर हिस्सा बन के, उसको सिस्टम को साफ करने के लिए सिस्टम का हिस्सा जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम हमें अपने अंदर लेकर के और उससे में सब कुछ भ्रष्टाचार के अंदर में हम फंस जाएंगे। खैर आगे चलते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रही? आपने जैसे लोगों को जोड़ा और लोग आपसे कैसे एकदम से मुतासिर हुए, या किस तरह से आपने उसको हैंडल किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माशरे के अवाम का और युवा पीढ़ी का, जिन्होंने बिना सोचे समझे मेरी बातों पर एतबार भी किया। और मेरे साथ अभी भी कई जरूरत पड़ जाती है तो आधी रात को भी फोन करने या एक मैसेज करने पर सब आकर हाजिर हो जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रही कि लोगों ने मुझ पर एतबार किया, यानी भरोसा किया। और मैं कभी उस भरोसे का गलत फायदा भी नहीं उठाऊंगा, ये मेरा आवाम से वादा है। आगे क्या फ्यूचर के प्लान क्या चल रही है आवेश नगरी को हम किस फील्ड में देखना चाहेंगे आगे? देखिए, जहां वक्त ले जाकर हमें सेट करेगा वहां पर हम चलते जाएंगे, टांग किसी की खींचेंगे नहीं। समझ रहे? अगर आप आगे जा रहे हो और मुझे लग रहा है कि हाँ हमारे माशरे से एक अच्छा आदमी आगे जा रहा है तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। और होना भी अच्छे ऐसे ही चाहिए। आज के जो हम नेता देखते हैं कुर्सी के लालच में, और भी जितने भी उनके पर्सनल जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो जमीनी तौर पर ही सुधार करने की इच्छा रखते हैं। शिक्षा के अंदर में मुस्लिम बहुत पीछे रह गया है, और हमारा जो मुस्लिम मुआशरा है उसका पहला वर्ड ही, यानी जो पहली आयत है वो भी इकरा थी, यानी पढ़ना, और आज मुस्लिम ही उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ गए। क्या कारण मानते हैं इस चीज का? असल में सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो इस माशरे की ही है, मैं मानता हूँ। हमारे लोग क्या है, चलो आप दुनियावी एजुकेशन की बात करो, मैं आखिरत की एजुकेशन की बात करूँ। हमारे माशरे में मदरसे चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे मदरसे चलते हैं। आज वहाँ की हालतें देखो, वो मदरसे खाली पड़े हैं जहाँ पर शिक्षा केवल फ्री में बांटी जा रही है। चलो स्कूल तक जाने में तो बच्चों को पैसा भी लगेगा, एक ड्रेस कोड भी लगेगा, ठीक है। तो ये जो गलती है ना, ये सिस्टम की गलती है। आप समझिए मेरी बात को। हर आदमी ये चाहता है व्यापारी बनना है, हर इंसान ये चाहता है कि मैं व्यापारी बन जाऊं। अरे व्यापारी आप बनोगे कहाँ से? शिक्षा के बगैर तो जीवन निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हमारे अतराफ में कई ऐसे, मतलब मैं मानता हूँ अच्छे अच्छे लोग हैं जो एजुकेशन से बहुत उनका ताल्लुक है, ठीक है, वो लोग भी माशरे को आगे नहीं लेके जाते। अगर आने वाली पीढ़ी को अगर जिंदगी बेहतर तरीके से जीनी है तो शिक्षा उसका एकमात्र हथियार है। बिल्कुल सही। उसके अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं है, वरना आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल बेबस और कमजोर आप देखोगे। बिल्कुल।
यही कारण है कि शिक्षा में आज हम पीछे रह गए या पीछे जा रहे हैं। दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूरी है और दीनी की पढ़ाई भी ज़रूरी है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में हम कहीं न कहीं पीछे रह गए और इसी वजह से मुस्लिम समाज आज स्ट्रगल करता हुआ हम देख पा रहे हैं। इसमें और क्या-क्या आपकी राय हो सकती है? क्या वो क्या करना चाहिए? क्या सुधार हो सकता है इसमें? देखिए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, शिक्षा का जो समाधान है ना कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, ये ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सबसे पहली बात तो ये है, इसके लिए आपको और मुझको जमीन पर आना पड़ेगा, डोर टू डोर जाकर बच्चों को समझाना करना। मेहनत होगी, मेहनत मेहनत होगी, लेकिन मेहनत के बाद जीत होगी। जीत हो मैं यहाँ बैठकर इस चीज का वादा कर सकता हूँ, क्योंकि जो काम जमीनी स्तर पे होते हैं उनका रिजल्ट 100% बिल्कुल होता आता है। अवैध जी का कहने का मतलब है कि हमको शुरुआत करनी होगी और मेहनत और समय तो यहाँ पे लगेगा। क्योंकि समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ बीमारी जितना ज़्यादा वक़्त लेती है तो उसको ठीक होने में उसकी दवाई भी समय लेगी। तो ये बहुत एक रूट तक का मसला है और इसको सॉल्व करने के लिए अवेश भाई आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी जो शुरुआती दौर में हमने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, अवेश भाई बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उसमें आपने नारे वगैरह लगाए हैं, बहुत है। कुछ आगे उसमें किया है, तो ये कहाँ से ये चीज़ आती है अंदर? देखिए, मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो जो आज मेरी, हालांकि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, बिसात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आज अगर कोई मुझे मेरे माशरे में, एतराफ में, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, लोग मुझे पहचान जाते हैं, अंगली पूछी करते हैं कि फलाना आदमी, फलाना। तो देखिए, ये सारा इंदल वली गरीब नवाज की करामत का असर है। उर्स का वक्त था, झंडे का टाइम था, तो हम तमाम दोस्त जो है झंडे के लिए अजमेर पहुंचे। तो हुआ कैसा कि जो बुलंद दरवाजा है वो बंद हो गया, हम अच्छा। थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर खड़े हो गए तो बिल्कुल साइलेंट माहौल था। साइलेंट बोले तो इतना साइलेंट कि अगर वहां पर सुई भी गिरा दी ना, 1,000 आदमी के बीच में अगर सुई भी गिरा दी जाए तो उसकी आवाज इतनी तेज आए जिसकी गोया दली। तो मेरी शुरू से आदत है कि खामोशी मुझे पसंद नहीं, तो मैंने सदाई लगा दी गरीब नवाज की। अच्छा। और गरीब नवाज की करामत ये हुई कि मतलब कि मैं बस दरगाह से बाहर आया, जब तक तो वो वीडियो 5 मिलियन क्रॉस हो चुकी तो थी। जी। और ऐसी कोई शायरी वगैरह अगर आप बोलना चाहें तो अभी? देखिए, उस दर से तस्वुर की हवा बुनती नहीं है, आप विश्वास मानिए अजमेर में ख्वाजा के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे यकीदे साहब है तो गरीब नवाज हमारे साथ। बिल्कुल सही। और में हमने देखा है या लोगों से सुना भी है, बहुत से लोगों ने बताया है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो क्या रीज़न है? कैसे एक्टिव रह अपने आप को रख देखिए, पाते हैं आप? बात घूम फिर कर वही राजनीति पर आ जाएगी। होता क्या है कि हमारे माशरे से नेता सब बनना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैं हूं तो मैं भी नेता बनना चाहता हूँ, और भी लोग हैं जो नेता बनना चाहते हैं। अरे, वो नेता बनना चाहता है कुर्सी के लिए, और आप विश्वास मानिए कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा कुर्सी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो मुसलमान है साहब, हमारा ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी से नहीं रहता है, ठीक है। मेरी लड़ाई जो हमेशा रहती है ना, वो हुकूकों की लड़ाई रहती है, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। आपने कई बार सुना होगा, कई मसले होते हैं कि यार फलानी जगह किसी की दुकान बंद हो गई, फलानी जगह ये परेशान किया जा रहा है। आप विश्वास मानिए, अगर रात को 12 बजे भी मेरे पास कोई खबर आती है ना कि फलानी जगह पर ये मसला हो चुका है, तो नींद पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे नींद आ जाए। वो बर्दाश्त नहीं होता है वो बर्दाश्त चीज़। नहीं होता, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे दिल में मतलब एक दर्द पैदा हो जाता है, इमोशनल बहुत हो जाता हूँ मैं इन मामलों को लेकर। मतलब मुझे रसूल अल्लाह के दीन के साथ कोताही बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं। मतलब जहाँ भी आप देखते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और आप वहाँ नहीं है, तो आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने का एक जज़्बा वहाँ से आता है और ये चीज़ अंदर से आती है, तभी आपके पीछे पूरी आज कौम खड़ी है। और ऐसी ही चीज़ों के लिए, सुधार के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया प्रभारी जब आपको बनाया गया कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में, तो सबसे पहला फ़ील क्या आया आपके दिमाग में? बहुत अच्छा आया, प्रदेश में मेरा पहली बार नाम गया। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरी राजनीति को ज्यादा समय नहीं हुआ है, मेरी राजनीति को केवल 3 महीने हुए। भाई बहुत कम लोग होते हैं जो इतने लोगों को तो निभा जाते हैं। ये गॉड गिफ्ट मान लीजिए। बिल्कुल, ये मैं चोपदा साहब का शुक्रगुजार कर देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुन लिया। चल लिया। अजमत भाई ये हमारे जी। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष, उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और शाकिर भाई कुरैशी है जिन्होंने मेरा नाम दिया था, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं दिलों में किसी के लिए बुक्स नहीं रखता हूँ। जो आगे लेकर जा रहा है ना, मैं उसका नाम लेने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मतलब स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए आपको बुरा रख कर दूं। आंख खिंचाए तो कहाँ काम आती है सब जगह। आज आप विश्वास मानिए इस चीज का कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लगता है कि टाइम की चाहिए हो रही है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि
फंड में मेरा नाम आ जाए, फील्ड में मेरा नाम आ जाए, समझे? देखिए हर चीज के लिए वक्त देना पड़ता है, माल भी देना पड़ता है और टाइम भी देना करती है और मेहनत उसी चीज से निकल के आती है और वो करने से ही चीज का अचीव होगी। राजनीति पे थोड़ी और चर्चा आपसे करते हैं। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो वंशवादी पार्टी है और बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज कही जाती है, तो आपने ये चीज देखी है, आप पड़ता क्यों उसमें रहते हैं? है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए ये हमारी मानसिकता है, मतलब लोगों को आपस में लड़ाने भड़काने, ये एक सिर्फ मानसिकता फैलाई जाती है। मतलब इसको मैं आपको किन शब्दों में बताऊं कि आदमी को डाइवर्ट करने के लिए। देखिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने मात्र 10 सालों में क्या क्या किया। किया है? सही बात चलो आप 70 साल का हिसाब, आपके तो 10 साल का हिसाब आपको देना पड़ेगा ना, बिल्कुल कि आपने 10 साल में क्या किया है। केवल और केवल राजनीति करी है, वो भी धर्म के नाम पर। हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। और हम ये कुछ देख रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले हम इन बातों पर डिस्कस शायद नहीं करते थे, ना वंशवाद पे डिस्कशन होता था, ना धर्म की राजनीति पे डिस्कस होता था। ये 10 साल में ये दायरा जो बढ़ा है बच्चों पे और आने वाली पीढ़ी पे, इसका क्या असर आप मानते हैं? मतलब कि केवल जो आज के बच्चे हैं ना, वो स्कूलों को भूल चुके हैं इस राजनीति के चक्कर में। उनको एक ही खौफ है, बीजेपी है तो हम हैं। हम ठीक है। और मुसलमानों को भी एक मैं माइंड ये चीज है कि भाई मुसलमानों को भी ये लगता है कि यार आज हमको परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो इस बातों को हम छोड़ छुड़ा के सीधी बात, आपने एक सवाल करा कि बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चों पे यही इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे जो है शिक्षा से इसी कारण से दूर हो रहे हैं। और मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की मोनोपोली यही है, समझ रहे हैं? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आने वाली अगर पीढ़ी पढ़ जाएगी लिख जाएगी और उनका समझदार ग्रेट फ्यूचर बन जाएगा, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ ऐसे हो साफ हो जाएगा। जाएगा। सही है। ब्यावर विधानसभा के बारे में 20 साल से हम देख रहे हैं कि एक बीजेपी का गढ़ है और शंकर सिंह जी रावत का यहाँ पर एक अच्छा खासा पकड़ है, तो कुछ काम हुआ है समाज के तौर पे या किसी चीज के तौर पे? देखिए यार, काम मैं आपको बताता हूँ, जाकर आप सभी सोनी जी से पूछ लीजिए, समझ रहे? तो शंकर सिंह रावत के बारे में ऐसा है कि शंकर सिंह रावत को मैं बखूबी अच्छी तरह से जानता हूँ। हम्म, अच्छे आदमी है, से आदमी कोई बुरा नहीं होता है, आप भी बुरे नहीं हो, ये आपके लिए बुरा सही नहीं सही। है। ठीक है। होता क्या है, एक आपसी मिलाप और एक ग्राउंड का मिलाप। आज जो बीजेपी ने अपना जो सारा शेड्यूल बना रखा है ना, उसको देखते हुए शंकर सिंह रावत को भी बदलाव लाना पड़ रहा है खुद में। बाकी तकरीबन मैं खुद शंकर सिंह जी रावत को तकरीबन तकरीबन 10 सालों से जानता हूं। ऐसा नहीं थे वो। ठीक है, अभी ये राजनीति जो है ये बहुत माहौल के हिसाब से। माहौल के हिसाब से चलती है। तो ब्यावर उस लेवल पे आगे बढ़ा है, तरक्की हुई है? आप विश्वास मानिए कि ब्यावर 30 साल पहले जहाँ था ना, आज भी वहीं पर ही खड़ा वहीं है। पर ही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, सिर्फ आपकी और मेरी एज ही हुई है, तो एज बढ़ी है, इसके इसका अलावा कुछ भी इसका कुछ कारण होगा ना, क्या कारण? सरकार चेंज नहीं हुई या बस सरकार नियत? चेंज नहीं हुई, सरकार चेंज नहीं हुई। होता क्या है, एक गांव का जो राजा होता है ना, कई बार उसको एक वहम रह जाता है कि अब मैं हमेशा इस गांव का राजा रहूंगा, अब कभी सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यही जो चीजें है ना, ये इंसान को लेकर बैठ जाती एक कॉमन का कारण देखा है हमने यहाँ पर, जो गवर्नमेंट जो रिपीट होती है, एमएलए इलेक्शंस होते हैं, तो ब्यावर और जितने आसपास के एरिया है वहां पर कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन मगरा क्षेत्र या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर शंकर सिंह जी आकर के और उसमें लीड कर जाते हैं, तो कुछ रीजन तो होगा ना? है। असल में वो जो आप मगरा बेल्ट की जो बात कर रहे हो, परिवर्तन होगा, देखिए सबसे पहली बात। जी। लेकिन जो भी सत्ता का माहौल परिवर्तन होता है ना, वो सिर्फ एक ही रात में होता है, न कि लॉन्ग टाइम में। वो सिर्फ एक ही रात में। अब मैं आपको कैमरे के सामने तो बोल नहीं सकता हूँ कि वो किस तरीके से होता है, आप खुद समझदार है और सुनने वाला खुद समझदार है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें एक पावर का गेम हम कह सकते हैं। आने वाले समय में ये विचारधारा की लड़ाई को आप क्या देखते हैं, ये आगे चल के और व्यापक होगी या थोड़ी इसका कम नहीं, होगा? ये बिल्कुल मामला खत्म होने वाला है। आने वाले चुनाव में रिजल्ट आपको नजर आएंगे ब्यावर के, और बेहतरीन रिजल्ट नजर आएंगे। आज हमारे अजय शर्मा जी जो ब्लॉक अध्यक्ष है, और आशीष पाल पदावत साहब, किशोर चौधरी साहब, बहुत डट कर जमीनी स्तर पर मेहनत कर, मतलब कि मैं मानता हूँ कि वो शायद दिन को दिन और रात को रात भी नहीं समझते। मैं किशोर जी चौधरी को अक्सर देखता हूँ कि वो सफर में रहते हैं। मैं फोन लगाता हूँ कि साहब कहूँ कि मैं यार फलानी जगह आज प्रोग्राम है, वहां जा रहा हूँ। अजय शर्मा जी को देखता हूँ कि आज वहाँ फलाना धरना प्रदर्शन है यार, वहां जा रहा हूँ। मतलब
कि बैठे नहीं है ये लोग। जब से इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ना, बहुत मजबूती के साथ उस जिम्मेदारी पे कांग्रेस के भरोसे को लेकर खड़े उतरे हैं। कांग्रेस हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और बहुत एक हमने देखा बिल्कुल एक लोवेस्ट फेज एक कांग्रेस ने पूरे लेवल पे देखा है। तो कांग्रेस से आपने जुड़ने का फैसला लिया तो कुछ कारण होगा, आप बीजेपी में भी शामिल हो सकते थे, आम आदमी पार्टी में भी हो सकते थे। देखिए, जो लोग हमें सीने से लगाएंगे हम उन्हें गले से लगाएंगे, आप समझे ना? जो लोग हमें सीने से लगाएंगे हम उन्हें गले से लगाएंगे। असल में मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी कितनी पीढ़ियों से, मेरे बाप दादाओं से हम कांग्रेसी हैं। अच्छा, तो मैं कांग्रेस के साथ गद्दारी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाप दादाओं के साथ नहीं कर गद्दारी थोड़ी ना कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली बात। कांग्रेस से हमारा जुड़ाव है, झुकाव है कांग्रेस की तरफ, और हमेशा रहेगा। हम कांग्रेस के प्रति कल भी समर्पित थे और आज भी समर्पित है। मतलब एक तरह से पूरी तरीके से एक वंश उसमें बिल्कुल, चलता आ रहा है बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से। तो आने वाले समय में हम ओवैसी जी को आगे और जयपुर लेवल पर या राजस्थान के लेवल पर देखेंगे। मेहनत करेंगे। अभी और 3 महीने मेहनत करिए, 3 महीने तो का आने रिजल्ट वाले आपके दो सामने तीन है। सालों में तो हम ओवैसी जी को बहुत अच्छे लेवल पे देखना ही चाहेंगे और होना भी चाहिए। युवा आगे ही आना चाहिए। युवा अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो समाज सुधार भी नहीं होगा और कहीं ना कहीं हमको इस चीज की जरूरत भी है। आज ओवेश भाई, इंडिया के अंदर में ऐसा माना जाता है लगभग लगभग 60% के आसपास जो आबादी है वो 30-35 साल के और 40 साल की रेंज की है। मतलब एक युवा पीढ़ी हमारे युवा साथ में। और जो बाकी जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर इसका अपोजिट हम ये सिनेरियो देखते हैं। डेटा पे हम नहीं जाएंगे। तो युवा पीढ़ी अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो इसका सिनेरियो अगर आप कंपेयर करोगे ना, ये अपोजिट आ जाता है। मतलब यहाँ पर युवा बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं जो या तो वो किसी ना किसी से मेल जोल रखते हैं या उनके बेटे हैं या किसी ना किसी भतीजा भाई जिसे हम कहते हैं। तो युवा पीढ़ी को आगे जोड़ने के लिए आपका आगे क्या प्लान है? ऐसे लोगों को आना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो, जब मैं चला ना, छोटी सी शायरी में बात खत्म कर, कि जब मैं चला तो अकेला था, लोग आते गए और कारवां बनता चला गया, ठीक है ना? तो यही होगा, समय के साथ साथ परिवर्तन आता है। आप और मैं देखें कि आज ही सब कुछ कर ले तो वो आज ही सब कुछ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा कामयाबी बेशक वक्त मांगती है, और वही वक्त का इंतजार है, वो आखिरी पड़ाव पर है। बहुत जल्दी जब परिवर्तन होगा तो आप और मैं और दुनिया देखेगी कि यार क्या हुआ है ये। कांग्रेस में राहुल गांधी का राज जब हमने देखा अध्यक्ष पद पे और आज जो मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी हैं, तो क्या कुछ इसमें फर्क है? ज्यादा अच्छा वो था या अभी है? बेहतर मानते हो? आने वाले समय में सचिन पायलट जी को आप मुख्यमंत्री के तौर पे सपोर्ट करना चाहेंगे या अशोक गहलोत जी को? देखिए, ये बात तो मैं आपकी कैसे बताऊं यार, मतलब दोनों ही बेस्ट है। लेकिन सुनने में आता है कि कई बार ये दो ग्रुप्स की वजह से कांग्रेस को डेंट भी होता है। तो कहीं ना कार्यकर्ता लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ कि कार्यकर्ता में भी इस चीज का कंफ्यूजन रहता है, आगे टीम्स में देखिए, रहता है। मैं कोई चीज बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। गुटबाजी, आपका गुटबाजी, सरल जो शब्द है वो है गुटबाजी। बिल्कुल बिल्कुल आप और मैं अलग अलग फैमिली से आते हैं, हमारे परिवारों में भी गुटबाजी है, बिल्कुल है। आप समझे? अंकल की भतीजे से नहीं बनती है, भतीजे की अंकल से नहीं बनती है, ठीक है, भाभी के देवर से नहीं बनती है। मतलब मैं घरेलू मामला से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो गुटबाजियां जो है वो हर जगह चलती है, ठीक है, हम मानते हैं कि ग्राउंड पे थोड़ी बहुत गुटबाजियां है, लेकिन मुझे उम्मीद है व्यावर कांग्रेस से कि वो इन गुटबाजियों का इलाज कर देगी। और अभी थोड़े कुछ समय में हमने देखा कि राहुल जी जो है वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो आप विश्वास मानिए कि कांग्रेस की मजबूती राहुल गांधी जी का ग्राउंड है। बिल्कुल, जो आज की तारीख में कांग्रेस ने कमर जो कसी है ना, वो राहुल गांधी जी की मेहनत है। बिल्कुल सही। और भारत जोड़ो यात्रा से इस पर काफी इफेक्ट पड़ा है। 100%। कांग्रेस में हम देखते हैं कि एक खेमा जो है वो थोड़ा सा उबर दराज है और सीनियर नेताओं की टोली आती है जो बहुत मंझे हुए नेता है, और एक टीम है जो युवा पीढ़ी है। तो विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? वहाँ कुछ संघर्ष देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हाँ, सोच का थोड़ा सा, क्योंकि वक्त के हिसाब से, जो जनरेशन के हिसाब से कई बार थोड़े बहुत जो है, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़े बहुत मामला हो जाते हैं, लेकिन विचारों की कोई लड़ाई नहीं है कांग्रेस में। और आपने जैसे कहा कि जो बड़े हैं, मंझे हुए नेता, तो उनके फैसले जो है हम लोग भी ना सर्वप्रथम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत समय दिया है राजनीति को। हम तो भी अभी आए हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम उनकी गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम फ्लॉप हो जाए। इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को रखा जाए, हाँ, आज के वक्त के हिसाब से रखा जाए। मतलब उनका कहना है कि भाई
आप इस चीज को उठाकर यहाँ से वहां रख दीजिए। अब हम लोग ये माइंड करते हैं कि इसको यहाँ रखने से इसकी खूबसूरती बढ़ रही है तो इसको यहाँ रखा जाए, ये मामला है। राजस्थान के अंदर में हमने देखा कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर बीजेपी, फिर ऐसे चलता आया। तो ये ट्रेंड से राजस्थान को कितना फायदा, ब्यावर को कितना फायदा हो रहा है? बिहार में तो भाई साहब शंकर सिंह जी रावत ही है, उनका ही ट्रेंड चल रहा है। जब एक दौर ऐसा भी देखा था हमने कि सरपंच से लेके और हाई पीएम तक सब बीजेपी ही यहाँ पर थी, तब भी इस तरह का बदलाव देखने को नहीं आया ब्यावर में। देखिए परिवर्तन तो हो जाएगा, मैंने जैसे कि आपको बताया, ठीक है। होता क्या है, कई बार मैंने आपको पहले भी ये बात दोहराई कि आदमी ये सोच लेता है कि अब मेरा वक्त हमेशा रहेगा, तो वक्त जो है वो किसी का नहीं रहता है। आज आपका है, कल मेरा है, फिर वापस आपका है, फिर मेरा है। इस तरीके से यहाँ जो भी होता है विचारों से होता है। अब कुछ आदमी से होते हैं जो ग्राउंड पे ग्राउंड पे मेहनत करके फतेह हासिल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्फाजों से फतेह हासिल करते हैं। मतलब अपने झूठे आश्वासनों को ले लो, या पावर का खेल समझ। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ब्यावर में और पूरे राजस्थान के अंदर पार्षद के चुनाव और सरपंच के चुनाव नजदीक है, तो उसका आपका विचार है इलेक्ट करने का? देखिए कोशिश करेंगे। हाँ, फीडबैक क्या आ रहा है? जिस वार्ड से मैं आता हूँ उस वार्ड में कहीं ऐसे नेता हैं जो लॉन्ग टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उनमें से किसी को टिकट मिलता है तो बिल्कुल हम कांग्रेस का झंडा मजबूती से थामेंगे उनके साथ में और उनके साथ लगेंगे। मतलब ओवेद जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन भी अगर आता है तो ये उसको पूरी तरीके से हाँ, सपोर्ट करने कोशिश करेंगे। देखो कोशिश क्यों नहीं की जाए, बिल्कुल कोशिश मैं भी करूंगा और भी बहुत जने हैं जो कोशिश करेंगे। और जीत जो होती है हमेशा कोशिश करने वालों की होती है। कई के माइंड में ये साइकोलॉजी रह जाती है कि यार मैं तो वरिष्ठ हूँ, मैं पुराना आदमी हूँ, मुझे तो कांग्रेस घर पे आके टिकट देगी। तो देखिए आप कितने ग्राउंड पे एक्टिव हो, कांग्रेस ये चीज भी देखती है। सोशल मीडिया पे मैं कितना एक्टिव हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात है। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे मेरे भले 50,000 फॉलोवर्स होंगे, लेकिन ग्राउंड पे मेरे साथ 5 आदमी नहीं है तो वो 50,000 फॉलोवर्स मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जो ग्राउंड लेवल है ना वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। समाज जिस जिस विचारधारा से आप आते हो वहाँ के लोगों का भरोसा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा किस नेता को देख को मिलती है? राहुल गांधी जी। और भविष्य में अगर उनसे मुलाकात होगी तो सबसे पहले आपका क्या उसमें वक्तव्य रहेगा? शायरी सुनाओगे? नहीं शायरी नहीं। देखिए असल में क्या है, कई वो शख्स जो है ना वो हर जगह वाकई में मोहब्बत की दुकान को, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मोहब्बत जो है हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जो मोहब्बत का आदान प्रदान जो ज्यादा होता है ना वो सीने से लगाने से होता है। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं उन्हें सीने से लगाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि अवध जी को ये पल जल्द से जल्द मिले। क्या क्या ब्यावर के मुद्दे रहेंगे? अभी नगर परिषद जो चुनाव होने वाले हैं तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए पूरा ब्यावर अस्त व्यस्त हुआ है आज की तारीख में। वक्त पर जल आपूर्ति नहीं हो रही, गंदे पानी की समस्या। अब आकर देखिए कुरैशी मोहल्ले की एक चक्कर लगा लीजिए, आपको इतनी परेशानी होगी जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि मैं आपको पूर्व का एक मामला बताता हूँ। पूर्व में कुरैशी समाज की कई दुकानों को बंद करा दिया गया, ये कहकर के भाई इनसे जो है गंदगी पैदा होती है, समझ लीजिए, और नालियां जाम रहती है, ठीक है। लेकिन एक सबर वाला समाज जिसको मैं बोलता हूँ कि वाकई में उस समाज ने सबर करा और अपनी दुकानों को जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उस तरीके से उसने दुकानों को बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन आज तकरीबन दुकानों को बंद हुए 4 महीने हो गए, लेकिन आज भी गंदा पानी नालियों से बाहर आ रहा है, गंदगी उसी चरम पर है। मतलब नुकसान सिर्फ रोजगार का हुआ है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। बार बार मैं आपको, मेरी आदत है मैं ज्यादा बात को इधर उधर ना करके सीधा निशाने पर ही तीर लगाने की कोशिश करता हूँ। टारगेट किया जाता है। पूरी सड़कें टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है पूरा ब्यावर। आज की तारीख में आप लेकर अगर क्षतिग्रस्त देखोगे तो पूरा ब्यावर क्षतिग्रस्त हो हुआ है। तरक्की के नाम पे ब्यावर जीरो है, शिक्षा के नाम पे आज की तारीख में ब्यावर जीरो है। आज मैं मानता हूँ नशे के मामले चरम सीमा पर ब्यावर है। बिल्कुल। अब अभी अभी आपको मालूम हो कि पूरे ब्यावर में एक मुहिम चलाई जा रही है नशा मुक्त की, इंदर सिंह जी बागावास के थ्रू। बहुत अच्छी मेहनत है उनकी। देखिए
जो कोई भी, मेरा एक सिस्टम रहा है शुरू से ही कि चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो बिल्कुल उसको हम सपोर्ट लोगों करना को चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ना कि ये देखा जाए कि यार ये बीजेपी से है, ये कांग्रेस से है, ये आरएलपी से है, नहीं। जो बेहतरीन काम करेगा हम उसके साथ में हैं। कल भी जो राज भी है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो नशे का मामला इंदर सिंह बागावास साहब ने किया है बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो खुले में माहौल था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अंदरूनी तरीके से वो अभी भी अपने है। उसी चरम पर है और उसी स्पीड पर है। इसमें सोसाइटी को लेकर अपन बात करें कि मुस्लिम समाज में भी इस पे असर पड़ा है, बहुत ज्यादा, यानी स्मैक और नशे की आदत का जो है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। असल में ये भी कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये शायद कोई मोनोपोली है युवा पीढ़ी को खत्म करने की। आप समझे मेरी बात को, युवाओं को खत्म करने के लिए कि यार, क्या आप मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, बहुत मजबूत कम्युनिटी है, अब मैं आपको उस कम्युनिटी को किसी भी सूरत में हरा नहीं सकता हूँ, न तो धन के तौर पे हरा सकता हूँ, न बल के तौर पे हरा सकता हूँ। तो उसकी हार कैसे होगी? नशे से। नशे से। आज की तारीख में आप 4 सक्षम परिवार के बच्चों को लाइए, उन्हें इसमें की लत लग गई तो वो परिवार खत्म है, बिल्कुल। नष्ट हो जाएगा वो परिवार, क्योंकि इसका इलाज उपाय है ही नहीं। शराब आदमी छोड़ सकता है चाह के, इसमें आदमी चाहकर नहीं छोड़ सकता है, बहुत खराब और गंदी चीज है। और मैं तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि इस नशे से इतना दूर रहें जिसकी कोई सीमा नहीं। इस नशों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। न तो हमें नशा बेचने वाला व्यक्ति पसंद है, न नशा करने वाला व्यक्ति पसंद है, और इसमें तो बिल्कुल नहीं। एक स्लो पॉइज़न है जो आपकी ज़िंदगी को और आपके परिवार को ख़त्म कर रहा है, और ये इस चीज़ से तो आप उनको बिल्कुल देखना भी नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए। यानी एक मोबाइल का जो एडिक्शन है और स्मैक का एडिक्शन है, इससे युवा बहुत ज़्यादा एक क्षति हो रही है उसकी युवा, और ब्यावर इस पे पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। सोसाइटी के तौर पे अभी आपने जैसे बताया, समाज के तौर पे, तो ये स्मैक का जो और जाल फैला हुआ है, आपको क्या लगता है ये किस इसकी जड़ें अभी और बढ़ेगी या? जिस तरीके से प्रशासन अभी सक्रिय है, बहुत अच्छी मेहनत है हमारे हाँ। राजेश जी कसाना साहब, मतलब ग्राउंड लेवल पर जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, रात को रात नहीं समझ रहे, दिन को दिन नहीं समझ रहे। हत्ता कि मैं कहता हूँ कि कई बार रात को मुझे भी पकड़ लिया उन्होंने अच्छा, कि नशे हाँ, कि कहाँ जा रहे हो। के तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात है, चीज़ है, अच्छी एक्टिवनेस चीज आ है। गई। एक्टिवनेस रहनी बहुत जरूरी है। जैसे राजेश कसाना जैसे हमारे पास में अच्छे अफसर हैं, जब तक तो ब्यावर का बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल। मैं मानता हूँ अगर ये मेहनत ग्राउंड पे अगर 2 साल रहे, देखो 1-2 महीने में तो किसी नहीं, नहीं बीमारी होता। का भी, छोटी बीमारी का भी इलाज नहीं होता है, तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। 2 साल अगर ग्राउंड पर इसी तरीके से काम होता रहा तो इसमें मुक्त ब्यावर हो जाएगा। हो जाएगा। अवैध जी, आपके भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, आपको जोड़ने के लिए अगर 2 शब्द में कहा जाए तो आप कैसे अपने युवाओं को मनाएँगे, आपकी टीम में आने के लिए? देखिए नहीं, जैसे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोली है, बिल्कुल। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि मुझे कई लोग नापसंद भी करते हैं। हुँ। नापसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैं छोटे छोटे मुद्दों को एक बड़ा बवाल के रूप में लाकर खड़ा कर देता हूँ। हुँ। इससे कई बार क्या होता है, मेरे लोगों से इख्तलाफ हो जाते हैं। हुँ। जैसे अभी आपको पूर्व में पता हो तो मैंने ब्यूटी पार्लर जो चलते हैं उनके लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, माननीय कलेक्टर साहब को, कि भाई इनको बंद कराया जाए, ये इन पे नजर रखी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है लड़के लड़की आकर मिलते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा, कई सारी क्लिप भी मेरे पास में पड़ी है ब्यावर की, कि ब्यूटी पार्लर के नीचे लड़का और लड़की बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उनको लेकर मैंने बहुत सक्रिय रूप से सोशल मीडिया पर, कई लोग मतलब जाति विशेष को टारगेट करते हैं, उन लोगों का भी इलाज करने की मैंने बहुत कोशिश करी है। उसके बावजूद ग्राउंड पे छोटी छोटी चीजें, मतलब मामूली सी, जो आपके लिए और हो सकता है किसी और के लिए मामूली हो, लेकिन मैं इतना उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मतलब पूछो ही मत। मेरे लिए हर चीज नहीं, चाहे उस चीज के लिए, इस चीज का मकसद कुछ भी ना हो, ठीक है, लेकिन इसको सही करने में अगर मेरे से 50 लोग नाराज भी हो रहे हैं तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि 50 लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि नहीं, पहले इस चीज को सही की जाए। की जानी चाहिए। है मतलब मैं कभी भी जिस माशरे में रहता हूँ, मैंने कई लोगों, जिन, जैसे कि मान लीजिए मेरे घर के सामने कोई रहता है, ठीक है, और वो गलत है, तो मैंने सोशल मीडिया ले लो या ग्राउंड लेवल ले लो, मैंने खुलकर उसकी बुराई करी है और उसको समझाइश के लिए कोशिशें करी है। तो इससे कई लोगों के मन में मेरे लिए थोड़ी सी अलग विचारधारा रहती है, तो भाई मैं भाई हूँ तुम्हारा यार, अपने भले के लिए ही भले चीज़ के होती लिए है। कर रहा हूँ, बाकी मेरा ऐसा किसी से कोई ऐसा नहीं है। और देखो,
आएंगे, अगर अपन एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो बहुत मजबूत है। अगर अपन अलग अलग रहेंगे तो अपन को आसानी से दुनिया तोड़ देगी। सही बात है। और वक्त जो है मजबूती का है, तो आइए अपन हाथ थामते हैं एक दूसरे का और मजबूती से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ अगर होगी तो ओवैसी जी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बुरी चीज़ अगर होगी तो फिर भी वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बुरी चीज़ भी अगर होती है तब भी अवेश भाई आपके साथ हैं, लेकिन एक भाई के तौर पर है, आपको समझाने के तौर पर है। अगर उसमें अगर एक माँ-बाप से भी अगर ऐसा हम देखें, बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ-बाप कई बार उनको मार भी देते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं समझाने के लिए। लेकिन वो मार एक एक टीचर की मार तो एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक दवाई के रूप में काम करती है, उसको आगे तक लेके जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज का हमारे चैनल पर जुड़ने के लास्ट लिए। में हाँ, एक लास्ट में मैं आपको एक लाइन, मुझे क्या है, बिल्कुल। मनोहर राणा साहब की चंद पंक्ति याद आ गई। बिल्कुल बोलिए। जो वक्त है ना आज का, जो हाँ। हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है उस पर, कि कुछ सिरफिरे लोग हमें दुश्मन जा कहते हैं, कुछ सिरफिरे लोग हमें दुश्मन जा कहते हैं, हम हैं कि इस मुल्क की मिट्टी को माँ कहते हैं, और एक खाके वतन तेरे तयम्मुन की कसम बता दे जो ये सजदों के निशा कहते हैं। आपने खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आप मियाँ कहते हैं, भाई नहीं भाई कहते। हमारी बेबसी देखो, हम उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को देशक गर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क के खातिर दुआएं मांगी है, क्या इसी को ही वतन का दर्द कहते हैं? और फिर भी दंगाइयों का तेरा बस नहीं चलता है हुकूमत, तो हम तुझे नामर्द कहते हैं। बहुत बहुत गहरी बात उन्होंने कही आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओवेश भाई हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आशा है आगे और भी ऐसे हम पॉडकास्ट करेंगे, और अब की बार जब हम पॉडकास्ट करें तो हम यही दुआ करते हैं कि आप और अच्छे लेवल पर पोस्ट जी पर हमको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।